हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कुलम्स लॉ के बारे में। मैंने पहले बताया था और उससे न्यूमेरिकल भी करवाया था अभी, और उससे न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा। बहुत सारा अभी न्यूमेरिकल है, बहुत सारे टाइप का न्यूमेरिकल अभी बाकी है। तो आज मैं देखने जा रहा हूँ कुलम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है। उसी को हम लोग डिमेरिट्स भी बोलते हैं, उसी को हम लोग ड्रॉबैक्स भी बोलते हैं। ये ट्वेल्थ के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप माइंड में रखिएगा। ये पूछा जाता है, लिमिटेशंस के बारे में पूछा जाता है। कुलम्स लॉ लिखने के लिए आता है स्टेट कुलम्स लॉ, स्टेट लिमिटेशंस ऑफ कुलम्स लॉ। ये दोनों जो है ना ट्वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप रेडी कर लेंगे। तो हेडिंग दीजिएगा लिमिटेशंस ऑफ कुलम्स लॉ। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कुलम्स लॉ क्यों बोला गया है, क्योंकि सबसे पहले कुलम साहेब ही इस फोर्स को क्या किए थे, इस लॉ को बताए थे। और ये लॉ क्या था कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज होता है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज। और सेकंड में क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। और दोनों को कंबाइन करके मैंने फॉर्मूला डेराइव किया था। तो लिमिटेशंस को ही हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं, इसी को आप ये भी बोल सकते हैं, डीमेरिट्स भी बोल सकते हैं। डीमेरिट्स, लिमिटेशंस बोलिए, डीमेरिट्स बोलिए, या इसी को आप बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स। आपको ट्वेल्थ एग्जाम में लैंग्वेज कोई भी रह सकता है, ये क्लियर है ना। तो चलिए इसका लिमिटेशंस क्या है। ऐसे आपको मैं वहां भी मैंने डिस्कस किया था, जिसमें कुलम्स लॉ बता रहा था। बोला था मैंने कि ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। और ये भी ध्यान दीजिएगा, उस चार्जेज के लिए वैलिड होता है कुलम्स लॉ जो स्टैटिक होता है, मतलब कि रेस्ट होता है। यानी मूविंग चार्ज के लिए दोस्तों ये वैलिड नहीं होता है। जो चार्ज रेस्ट होता है ना, उसी के लिए वैलिड होता है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि जो चार्ज रेस्ट में होता है उसी के लिए ये वैलिड होता है, और जो चार्ज पॉइंट चार्जेज है उसी के लिए वैलिड होता है। आर्बिट्रेरी शेप ऑफ चार्जेज के लिए वैलिड नहीं होता है। क्यों नहीं वैलिड होता है, वो जस्ट आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको पॉइंट वाइज आप नोट करते जाइएगा। फर्स्ट पॉइंट इज, इट इज एप्लीकेबल, it is applicable for point charges। ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट डिमेरिट इज, इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्जेज। स्टैटिक मतलब जो चार्ज रेस्ट में होते हैं उसके लिए केवल वैलिड है। क्लियर है। नेक्स्ट डिमेरिट इसका ये है कि ये आर्बिट्रेरी शेप ऑफ चार्जेस के लिए वैलिड नहीं होता है। इट इज not valid, it is not applicable for arbitrary shape of charges।
आर्बिट्रेरी शेप ऑफ चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है? तो ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, ये भी डिमेरिट है, सब के लिए वैलिड नहीं होता है। ये स्टैटिक चार्ज के लिए केवल वैलिड होता है, एप्लीकेबल लिखिए या वैलिड लिखिए। मूविंग चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता है, ये इसका डिमेरिट हो गया, मूविंग चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता है। ये पॉइंट क्या कहता है? इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्बिट्रेरी शेप ऑफ चार्जेस, यानी आर्बिट्रेरी शेप ऑफ चार्जेस के लिए वैलिड नहीं होता है। क्लियर है ना? फोर्थ में देखिए क्यों नहीं वैलिड होता है आर्बिट्रेरी शेप के लिए। जैसे देखिए ना, मान लेते हैं कि इस तरह का है चार्जेज, आर्बिट्रेरी शेप है, तो इस केस में आप सेपरेशन बिटवीन बॉडीज जो है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज आप नहीं फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करना जो होता है डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? यहां से सेपरेशन लीजिएगा, यहां से लीजिएगा, ये डिफिकल्ट हो जाता है मेजर करना। तो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्बिट्रेरी शेप ऑफ चार्जेज। इसमें चाहिए तो आप जोड़ सकते हैं बिकॉज, लेकिन आएगा डिमेरिट में तो इतना ही लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ सेपरेशन, measurement of separation between the charges is difficult, is difficult। इस केस में सेपरेशन मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि ये उस केस के लिए केवल एप्लीकेबल है जहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे होता है। ये यूनिवर्सल नहीं होता है, मतलब सब जगह ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ, ये भी लिख सकते हैं, या इसके जगह आप लिख सकते हैं इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ कहने का मतलब सब जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके जगह, ये पॉइंट की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि ये उस केस में केवल एप्लीकेबल होता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर, यहां पर थोड़ा सा क्या कीजिएगा आप, ये जो आप लिखे हैं ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेज ओनली, यहां पर लास्ट में ओनली जोड़ लीजिएगा। ओनली। क्लियर है? यानी केवल पॉइंट चार्ज के लिए और स्टैटिक चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। और दूसरा क्या था, तीसरा क्या था डिमेरिट, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्बिट्रेरी शेप ऑफ चार्जेस। क्यों? क्योंकि सेपरेशन मेजर करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है ना? इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। इसके जगह आप ये भी लैंग्वेज लिख सकते हैं, इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज केसेज in which inverse square law is applicable। यानी ये एप्लीकेबल है उस केस के लिए जिसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है? जैसे हम लोग फोर्स में देखे थे, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हुआ था ना। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पॉइंट चार्जेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। क्लियर है? तो उस केस में केवल ये वैलिड है जहां पर इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे होता है। सब जगह ये वैलिड नहीं है। यूनिवर्सल मतलब सब जगह, समझ गए ना? तो चाहे ये भी लिख सकते हैं, चाहे ये भी लिख सकते हैं। चलिए, तो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, ये आप 12th के लिए इसको आप रेडी कर लीजिएगा। क्लियर है ना? और ये आते रहता है, इसलिए ध्यान रखना है। तो कूलम्स लॉ स्टेट करने के लिए भी आता है, उसका लिमिटेशंस भी आता है। तो मैंने बोला था कि जितना में मैं सिंगल टिक से ट्रिपल टिक तक मारेंगे उतना ही में से 12th में पूछेगा। सिंगल से ट्रिपल टिक, सिंगल टिक मारेंगे, कोई कोई में डबल टिक मारेंगे, कोई कोई में ट्रिपल टिक, एकदम उसी के अंदर पूछेगा 12th में क्वेश्चन, एकदम फिक्स है। तो लिमिटेशंस के बारे में उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेज ओनली, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, और पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा उसके लिए वैलिड नहीं होता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक चार्जेज ओनली, स्टैटिक चार्ज के लिए केवल वैलिड है, मूविंग चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। ये नहीं कि दो चार्ज मूव कर रहा है तो कूलम्स फोर्स वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, उस केस में हम लोग नहीं इसको अप्लाई करेंगे। क्लियर है? फिर क्या कहता है? इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्बिट्रेरी शेप ऑफ चार्जेज। आर्बिट्रेरी शेप ऑफ चार्जेज यदि होता है तो उसके लिए एप्लीकेबल बच्चों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेपरेशन मेजर करना पॉसिबल नहीं हो जाएगा, फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ, मतलब सब जगह ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उस केस में केवल अप्लाई कर सकते हैं जहां इन्वर्स स्क्वायर लॉ ओबे होता है। क्लियर है ना? चलिए, तो निश्चित रूप से हम लोग का इन्वर्स स्क्वायर लॉ आया था, एफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी कर जाइएगा। चलिए, नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल मैं देखने जा रहा हूं। नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल हम लोग देखने जा रहे हैं कूलम्स लॉ से ही रिलेटेड। इस केस में क्या करता है, जैसे देखिए ना, फाइंड द पॉइंट या पोजीशन बोलेगा एट विच नेट फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज will be net force acting on plus q charge will be 0। तो कहता है कि पोजीशन आपको फाइंड करना है जहां पर नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर है? और यहाँ पर ब्रैकेट में एस दे देगा, मतलब एक से अधिक भी पॉइंट मिल सकता है क्या? क्लियर है? जैसे देखिए ए में एक चार्ज यहां पर है, माइनस क्यू है, और एक चार्ज यहां पर है प्लस 2 क्यू है। तो आपसे डिमांड कर रहा है ये दोनों के बीच का सेपरेशन जो है आपको आर दिया हुआ है। आपसे डिमांड कर रहा है कि किस पॉइंट पर इसको रखेंगे ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। फाइंड द पॉइंट्स एट विच नेट फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज विल बी 0। विल बी इक्वल टू 0 लिखिए या विल बी 0, बोथ आर सेम। तो किस पॉइंट पर 0 होगा, यहां पर ध्यान दीजिए। इधर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 5 स्टार मारिए ना, हमेशा आते रहता है। जितना में मैं स्टार कोडिंग मैंने बताया था कि जितना में स्टार मारेंगे उतना ही में से आपका जो है नेट और आईआईटी में आएगा। चलिए देखिए इधर, तो हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है जानना जरूरी है कैसे सॉल्व होगा। जैसे देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट यहाँ पर है पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, और दोनों के बीच का सेपरेशन दोस्तों क्या है, आर है। अब आपसे डिमांड कर रहा है कि कहाँ पर थर्ड ये
क्यू चार्ज को, थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखेंगे? दो चार्ज तो पहले से दिया हुआ है, तीसरा चार्ज प्लस क्यू है, कहाँ पर रखेंगे ताकि नेट फोर्स जीरो होगा? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बीच में जीरो होगा कि नहीं। कहीं भी ले लीजिए, ये चार्ज जब प्लस क्यू रखिएगा तो ये क्या करेगा? निश्चित रूप से अट्रैक्ट करेगा। अनलाइक चार्जेस क्या होता है? अट्रैक्ट ईच अदर होता है, अट्रैक्ट करता है ना। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये चार्ज और ये चार्ज के बीच फोर्स कैसा होगा? ये रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर दोनों फोर्स का डायरेक्शन F1 और F2 का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया। तो ध्यान दीजिए, इधर दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी होता है जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन क्या होगा? डायरेक्शन होगा। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी होता है दोस्तों जब हर हाल में डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो तभी होता है जब मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। यहाँ अपोजिट दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर जीरो यार कभी नहीं होगा। यानी बीच में कहीं भी पॉइंट लीजिएगा तो जिंदगी में जीरो नहीं होने वाला है। क्लियर है? अब चलिए हम लोग आउटसाइड लेकर के चलते हैं, आउटसाइड लेकर के चलते हैं, होता है कि नहीं। यदि यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं आप, तो यहां पर प्लस क्यू को रखना होगा क्योंकि उसी पर नेट फोर्स जीरो देखना है। ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज निश्चित रूप से रिपेल कर देगा। क्लियर है? और ये चार्ज नेगेटिव वाला है तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहां पर तो अपोजिट पॉसिबल है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180। लेकिन अपोजिट पॉसिबल तो है, लेकिन F1 का वैल्यू और F2 का वैल्यू देखा जाए तो F1 जो है मच ग्रेटर हो जाएगा F2 से। नहीं, क्लियर है? क्यों? क्योंकि इस चार्ज के नजदीक में बहुत बड़ा चार्ज है 2Q, उससे जस्ट डबल, और सेपरेशन भी कम है। तो निश्चित रूप से ये फोर्स क्या होगा? हाई होगा कि नहीं? बिल्कुल हाई होगा। लेकिन ये निगेटिव वाला क्या करेगा? इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये बेचारा देखिए ना, मैग्नीट्यूड है Q और इसका मैग्नीट्यूड था डबल। आपको मैंने बताया था कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो आप खुद समझिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई होगा तो फोर्स हाई होगा कि नहीं? तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड हाई होने के कारण ये फोर्स हाई हो जाएगा, और ये डिस्टेंस भी ज्यादा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कम है, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो आप खुद समझिए, इधर कहीं भी पॉइंट लीजिएगा तो ये चार्ज जो है हाई वाला नजदीक होगा तो इधर वाला फोर्स हाई हो जाएगा। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट दोस्तों जीरो तभी होता है जब डायरेक्शन हर हाल में क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके हाथ पकड़ के 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, किधर जाइएगा? नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी कितना है? दोनों का सेम है, 10-10 न्यूटन है। क्लियर है? तो अब याद रखना है पूरे फिजिक्स की बात कि जब भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो होता है तो हर हाल में उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। क्लियर है? तो इधर भी आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, क्रॉस हो गया। इधर भी नेट फोर्स जीरो पॉसिबल नहीं है, अंदर में भी नेट फोर्स जीरो पॉसिबल नहीं है। अब चलिए इधर देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो आप करके देख लीजिए, ये चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और ये दूर में है लेकिन मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो डिस्टेंस भी तो ज्यादा है, तो हो सकता है इसके बराबर ये फोर्स हो। क्लियर है ना? तो इधर पॉसिबिलिटी है जीरो होने का, यहां पर तो जिंदगी में जीरो नहीं होगा, यहां भी जिंदगी में जीरो नहीं होगा। क्लियर है? तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहां ले लें तब क्या होगा? करके देख लीजिए, ये वाला चार्ज क्या करेगा बताइए? ये इसको जो है इधर फोर्स लगा देगा, और ये क्या करेगा? ये बोलेगा कि आ जाओ भाई, दोस्ती करते हैं इधर, ये अपने तरफ बुलाएगा, आ जाओ, क्योंकि निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्लियर है? अब देखिए, दो वेक्टर यहां पर है,
इसका रिजल्टेंट जीरो तभी होगा जब डायरेक्शन हर हाल में अपोजिट होना चाहिए और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। क्लियर है ना? तो यहां पर रिजल्टेंट तो पॉसिबल जिंदगी में होगा नहीं, जीरो नहीं ना हो सकता है, यहां पर रिजल्टेंट जीरो पॉसिबल नहीं है। तो एक ही पॉइंट मिलेगा, वो किधर मिलेगा? लेफ्ट साइड। क्लियर बात हो गई? तो इस केस में एक ही पॉइंट मिलेगा जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है। क्लियर है? जहां पर नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। इसी पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट भी बोल दिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन में यदि कह देता है फाइंड न्यूट्रल पॉइंट, मतलब जहां पर नेट फोर्स क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, उसी को न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है ना? या आपसे क्वेश्चन में ये कह देगा कि थर्ड चार्ज को कहां पर रखें ताकि उस पर नेट फोर्स जीरो हो। ये भी यही क्वेश्चन है, सेम चीज। चाहे तो न्यूट्रल बोलेगा कि न्यूट्रल पॉइंट कहां पर मिलेगा, मतलब नेट फोर्स जीरो कहां पर होगा, या बोलेगा रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, टोटल फोर्स जीरो होगा, सब सेम चीज है यार। या आपसे पूछेगा कि थर्ड चार्ज को कहां पर रखा जाए ताकि नेट फोर्स उस पर जीरो होगा। तो ये सारी बात आपको मैं बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो निश्चित रूप से यहां से क्लियर हो गया कि हर हाल में जो फोर्स हर हाल में नेट फोर्स जीरो होगा तो ओनली वन पॉइंट पर होगा, और वो भी किधर होगा? लेफ्ट साइड, यहां पे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए देखिए इधर, निश्चित रूप से कहीं इधर मिलेगा। तो मान लेते हैं यही पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, और यहां पर चार्ज का वैल्यू है प्लस क्यू। क्लियर है ना? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये वाला जो है फोर्स रिपल्सिव लगा रहा होगा इधर, दिस इज F1, और ये फोर्स अट्रैक्टिव लगा रहा होगा, दिस इज F2। ये रिजल्टेंट जीरो होने के लिए निश्चित रूप से डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, और हर हाल में मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए दोस्तों? इक्वल होना चाहिए। तो निश्चित रूप से रिजल्टेंट जीरो होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए कि नहीं? सेम होना चाहिए। और ये है R, तो मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पर क्या हुआ है? पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है। मानने में क्या जाता है? x मानिए, y मानिए, l मानिए, जो मानना है मानिए नहीं यार। और इसका वैल्यू आपको लास्ट में क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। चलिए F1 क्या हो जाएगा? F1 आप इसको माने हैं, तो इसके कारण जो फोर्स लग रहा है क्या लिखेंगे? KQ1 Q2। याद रहे हम लोग ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा बताइए? K इंटू Q1 Q2, यहाँ माइनस क्यू मत ले लीजिएगा, हो जाएगा गलती। क्लियर है? माइनस लिए कि होगा गलत, डिवाइडेड बाय कितना लिखिएगा? आर स्क्वायर। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर x का वैल्यू यही अननोन था, फाइंड कीजिए, आंसर आ गया। मेन प्रोसेस को समझ जाना है। अब इसको देखिए, कैंसिल कीजिए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा नहीं, और ये कहां से आ गया? सॉरी, F2 कौन लगाया था? ये लगाया था ना, KQ1 Q2, ये नहीं होगा जी, Q। चलिए अब यहां पर देखिए कैंसिल कौन कौन होगा। तो Q भी कैंसिल, Q भी कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 जो है बच जाएगा, और K भी कैंसिल हो जाएगा, उड़ा दीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर नीचे वाला में नीचे से भाग दीजिएगा, तो ऊपर वाला में ऊपर से भाग देना होगा, यही कहता है ना रूल। और दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। इधर क्या हो जाएगा? 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है नहीं, तो यहां से हमको x निकालना था, r प्लस एक्स बाई आर, और इधर हो जाएगा √2। क्लियर?
अब आगे देखिए, r प्लस एक्स इधर √2r हो जाएगा। यहां से x का वैल्यू कितना लिखेंगे, r को उधर घटा दीजिए तो √2 - 1 इंटू r। दिस इज द आंसर। और ये डिस्टेंस कहां से होगा, फ्रॉम चार्ज माइनस क्यू। लेकिन जब यहां से डिस्टेंस बताना हो तो देखिए ऑप्शन ए में मान लेते हैं ऐसा दिया हो तो यही सही हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर √2 - 1 इंटू r। क्लियर। और इसमें r और जोड़ना होगा, इसमें r और क्या करना होगा, जोड़ना होगा। आप इसको ऐसे भी ऑप्शन दे सकते हैं, √2 - 1 इंटू r प्लस r। तो ये कहां से हो जाएगा डिस्टेंस, अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √2r - r प्लस r। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका √2r। ये कहां से, फ्रॉम चार्ज प्लस 2। ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। क्लियर है ना। तो इतने तरह से इसको जो है आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। जब यहां से पूछेगा तो डायरेक्ट x हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस होगा तो r और जोड़ देगा। तो क्या उम्मीद करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमेशा पूछता है, आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले वाला था ए नंबर, अब बी नंबर मान लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, यहां पर वैल्यू दिया हुआ है +5q और यहां पर दिया हुआ है +10q। आपसे डिमांड कर रहा है कि वो +q को कहां पर रखें ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। उसको भी बना सकते हैं, कैसे से देखिए। चलिए उस +q को पहले हम यहां पर रख रहे हैं, ये रहेगा क्वेश्चन। सॉल्यूशन का अलग फिगर मैं बना रहा हूं, देखिए। सेपरेशन आर देगा, डी देगा, जो देगा वो लेना है। चलिए देखिए इधर, अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर +q चार्ज को पहले हम बीच में रख के देख लेते हैं क्या सब है। यदि आप +q चार्ज को कहीं यहां रखिएगा, बीच में कहीं भी रख सकते हैं, तो ये चार्ज दोस्तों क्या करेगा, ये बोले चलो भाई इधर रिपेल करेगा, ये क्या कहेगा तुम इधर जाओ। यहां देखिए डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है ना। आ जाइए इधर, और मैग्नीट्यूड भी पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को हम 5 के नजदीक रखेंगे तो वैल्यू कम है, डिस्टेंस कम है, तो फोर्स इसके बराबर लगा सकता है कि नहीं, लगा सकता है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी है, यहां पर चेक करके देखिए। वहां पर यदि रखते हैं तो ये वाला चार्ज नजदीक में है और ज्यादा है, फोर्स ज्यादा लगा देगा। ये वाला बेचारा दूर में है और वैल्यू भी कम है, तो फोर्स तो हमेशा इसके कारण कम ही होगा। तो F1 का देखिए लंबाई ज्यादा बना दिए, इसका कम, मतलब F1 मच ग्रेटर हो जाएगा F2। तो इधर तो जिंदगी में इक्वल होने का पॉसिबिलिटी नहीं। डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड जिंदगी में इक्वल नहीं होगा, तो वहां पर पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहां पर आ जाइए, इस चार्ज के कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा आप बता सकते हैं। इसके कारण लग जाएगा रिपल्सिव और उसके कारण भी लग जाएगा रिपल्सिव। ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में हो गया, जिंदगी में 0 होगा नहीं, तो एक ही पॉइंट मिलेगा बीच में। क्लियर है ना, यहां से क्लियर हो गया। इधर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहां पर चार्ज +q रखिएगा तो ये क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, और ये क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तभी होता है जब डायरेक्शन हर हाल में क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है, चाहे IIT का एग्जाम देने जाइए, चाहे मेडिकल का देने जाइए, एकदम हमेशा आते रहता है। तो इसलिए मैं इस पे 5 स्टार मारा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
और अभी कुलम्स लॉ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे हमको देखना है इसका केस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स। तो आप लोग जो है प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और जितना मैं ये करते जा रहा हूँ, मेरा थ्योरी का भी आप क्वेश्चन आप रेडी रखते हैं ना, तो नीट IIT आपको अच्छा रैंक से कोई नहीं रोकेगा। और साथ साथ ऐसे हम बोलेंगे क्वेश्चन बैंक भी करना है नीट का और IIT JEE मेंस का, जो नीट के स्टूडेंट हैं। और जो IIT वाले हैं वो IIT का JEE मेंस आई एडवांस का क्वेश्चन जरूर बनाइए, और एडवांस के लिए IIT जरूर बनाइएगा। बहुत लोगों के ये दिमाग में होता है कि IIT बहुत टफ है। यार कुछ नहीं है, मेरा वीडियो डाला हुआ है IIT का सॉल्यूशन, देखिएगा, कुछ लेक्चर डाला हुआ, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बस केवल आप सही रहिए, सब कुछ आसान है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इतना तो क्लियर हो गया कि हमको बीच में पॉइंट मिलेगा। इसमें किसी को शक है क्या? काहे को शक रहेगा भाई? कोई शक नहीं है। निश्चित रूप से बीच में जो है मिलेगा पॉइंट, और वो कहां पर मिलेगा? निश्चित रूप से 5 वाला के नजदीक होगा। ये x अब पूरा था r, तो ये बचा कितना? r - x हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। इसके कारण फोर्स जो है निश्चित रूप से रिपल्सिव इधर लग रहा होगा, और इसके कारण रिपल्सिव इधर लग रहा होगा। अब ये देखिए, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180, अपोजिट है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तभी ना जीरो होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दीजिए। कितना लोग बेवकूफ लोग जो होते हैं वो क्या करेंगे? F1 + F2 = 0। अरे गधे कहीं क्या है, आएगा इससे भी आंसर, लेकिन 1-2 स्टेप कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो एग्जाम में 1 सेकंड बचाना होता है, कैलकुलेशन 1 स्टेप भी आपका आगे बढ़ता है, तो आप समझ लीजिए आपके लिए वो नुकसानदेह है। तो हर एक तरह से टाइम को बचाने का उपाय रखना है, और ज्यादा लॉन्ग करके नहीं बनाना है। तो ये स्टेप यदि F1 + F2 0 करते हैं तो आएगा वही आंसर, लेकिन लॉन्ग हो जाएगा, कुछ स्टेप बढ़ जाएगा। सीधे मैग्नीट्यूड को बराबर कर देना है, और देखिए ना, एक लाइन में आंसर आ जाता है डायरेक्ट। K Q1 Q2, F1 के जगह लिख रहा हूं, तो ये किसके कारण था? इसके कारण ना। तो F1 Q1 सॉरी K × Q1 Q2 बाई R², यहां पर आ जाइए K Q1 Q2 F2, तो K Q1 Q2 बाई R², तो R - x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कैंसिल उड़ा दीजिए, जो कैंसिल होने लायक है। के भी गया, क्या बताए कि एकदम डायरेक्टली जो है नीचे वाला में नीचे वाला से भाग, दिस इज होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बाई 10 मतलब 1/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर x/r - x, इधर निश्चित रूप से 1/√2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए √2x, और इधर r - x, तो यहाँ से इसको इधर लाइएगा, तो √2 + 1 × x बराबर r, तो x बराबर r/√2 + 1। क्लियर है? आपको इसके टर्म में भी आंसर है, या इसको रेशनलाइज करके देगा। रेशनलाइज कैसे करिएगा? √2 - 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। आपको इतना भी ऑप्शन दे सकता है, कहां से? फ्रॉम +5q। इसको आप ऑप्शन में ये भी दे सकता है। देखिए हर एक तरह के बता रहे हैं कैसा कैसा ऑप्शन हो सकता है। √2 + 1 + r, इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो आएगा इतना। फ्रॉम सभी घटाना ना होगा, ये माइनस
यदि इससे डिस्टेंस माइंड में, इससे डिस्टेंस लाना हो तब तो x हो गया, इससे डिस्टेंस लाना हो तो r में से x को घटाना होगा। तो यहाँ r में से क्या कर देना है, x को घटा देना है। ये कहां से, फ्रॉम +10 इसको सोल्व कर लीजिएगा, √2 + 1 एलसीएम लेकर के, क्लियर है ना। तो देखिए ना, सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √2r और +r, तो r कैंसिल हो जाएगा, कर लीजिएगा। फिर आपको ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है, इसको रेशनलाइज करके, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं मिला, नन रहे तो मार दीजिए झटाक से, नन हो जाएगा, गलती। आपको रेशनलाइज करके कैसे ऑप्शन दे सकता है, देखिए r/√2 + 1 रेशनलाइज करने के लिए आप जानते हैं ना, √2 - 1 कितना हो जाएगा, √2 - 1 × r बाई a + b × a - b, तो √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो देखिए ना √2 - 1 × r, ऐसा भी दे सकता है। ये कहां से हो जाता है, फ्रॉम +5q, क्लियर। और इसको घटा देते r में से, तो कहां से हो जाता है, फ्रॉम, बोलिए, यानी r - √2 - 1 × r, ये कहां से डिस्टेंस हो जाता है, ये x था, ये डिस्टेंस हो जाता है आपका फ्रॉम +10q, क्लियर है। इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो इतने तरह से आपको ऑप्शन देगा, ये ना कि नन दिया। कितना लोग देखिए गलती क्या करता है, बेचारा बना भी लेता है इतना और ऑप्शन नहीं सही कर पाता है, ये निकाला और इस टर्म में ऑप्शन ना दे करके ऐसा ऑप्शन दे देगा, तब तो उसको पसीना छूट जाता है। या हो सकता है कि इस टर्म में ऑप्शन न दे करके एक ऑप्शन नन दे दिया, तो मारेगा धड़ाक से नन, उसको तो बेचारा कि इतना आया है और ये रहेगा ही नहीं, एक नन ऑप्शन रहेगा, मारेगा ये सीधे नन में और हो जाएगा उसका निगेटिव। तो कितने तरह से ऑप्शन बन सकता है ये सारा मैं बता चुका हूं। और ये जो है स्टूडेंट को खूब बेवकूफ बनाया जाता है इस तरह ऑप्शन देकर के। तो दोस्तों आप इसको सोल्व कीजिएगा और एक क्वेश्चन आपके लिए रहा, 2 क्वेश्चन आपके लिए बनाइएगा घर पे। सी में देखिए एक ही में हम 4-5 क्वेश्चन बताते हैं। -10 कूलम है और यहां पर -20 कूलम है, किस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होगा, इसमें आ जाइए डी में। एक पर है -3q/2 और दूसरा पॉइंट पर है +5q/2। सेपरेशन है डी लीजिए, आर लीजिए, क्लियर है ना। इसको बनाइएगा, चलिए इसको आर कर दे रहे हैं। अरे सिंपल है, कुछ भी आर ले सकता है, डी ले सकता है। कहां पर नेट फोर्स 0 होगा इसको बनाइएगा और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको भेजा में चला गया होगा और हर एक तरह से मैं डील कर चुका हूं कि कहां पर रखेंगे तो क्या होगा और कैसे कैसे ऑप्शन पूछेगा, सब कुछ बता चुके हैं। अब इससे आपको बाहर कभी नेट और IIT में नहीं आएगा, ये आप अपने डायरी में जाकर के लिख लीजिए, आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो इसी से आएगा। और हर एक तरह का ऑप्शन जितने तरह से बन सकता है वो टोटल ऑप्शन आपको मैं बता चुका हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।